हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मल्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में पढ़ाई का, एजुकेशन का, शिक्षा का लोकतांत्रिकवाद हो, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर घर सबका सपना पूरा हो। दोस्तों, आज हम जो क्रिटिक लेने जा रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिक, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, उनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो आप में से ऐसे इनका नाम सुना होगा लोगों ने थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी सुना है तो कोई घबराने की बात नहीं है, पूरा अच्छे से हम इन्हें लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और उनके जो क्रिटिक वर्क है, उनकी जो फिलॉसफी है क्रिटिसिज्म को लेकर, वो सारा हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस फोटो को, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का फोटो है। ये थोड़ा सा मेरी तरह लग रहे हैं, मोटू हेल्दी से, ठीक है। काफ़ी सोच में लग रहे हैं ना, इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, काफ़ी सोच में लग रहे हैं। तो देखते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऐसा क्या गहराई से सोचा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमें बताया। आइए देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं, उनके जो क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले आप जानते ही हैं, हर क्रिटिक में हम उनके क्रिटिसिज्म के जो भी वर्क हैं वो लेते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के दोस्तों वर्क हैं, एक तो रैम्बलर, ठीक है, रैम्बलर में उनके पेपर्स आए थे। उसके बाद है द रिमार्क ऑन द पोइट्री इन रोजेल, ठीक है जी, द रिमार्क ऑन द poetry in Roselle. Then we have the preface to the plays of Shakespeare, preface to the plays of Shakespeare, and then we have the lives of poets, lives of poets, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के ये 4 क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ने से पहले इनको गुनगुनाते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, जो निंजा टेक्निक है उसे अपनाते हैं। चलो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लो, थोड़ी पागलपंथी करते हैं। रैम्बलर, 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 रिमार्क ऑन पोइट्री इन रोजेल, रिमार्क ऑन पोइट्री इन रोजेल, रिमार्क ऑन पोइट्री इन रोजेल, रिमार्क ऑफ पोइट्री इन रोजेल, रिमार्क ऑन द पोइट्री इन रोजेल, प्रीफेस टू दी प्लेज ऑफ शेक्सपियर, प्रीफेस टू दी प्लेज ऑफ शेक्सपियर, preface to the plays of Shakespeare, preface to the plays of Shakespeare, preface to the plays of Shakespeare, lives of the poets, 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 ठीक है। तो ये सारे जो 4 वर्क हैं, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं। तो निंजा टेक्निक क्या है, जितना हम गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, जितने ज़्यादा दोस्तों हमारे सेंसेस यूज़ होते हैं, उतना हमें याद होने में हेल्प होती है। तो आपको भी जब कभी लगे ना कि ये राइटर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नाम ही क्या है, ये क्या वर्क है, तो उनको पागलों की तरह बोलना शुरू कर दो। बिलीव मी, ये पागलपंथी वाली निंजा टेक्निक आपके दिमाग में बिठाएगी चीज़ों को ज़रूर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने वर्क देख लिए। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि उनकी क्रिटिसिज्म से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार मैं पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ। डिड प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म लाइक द नियो क्लासिस्ट बट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ब्लाइंड रेवरेंस टू अथॉरिटी अनलाइक नियो क्लासिक क्रिटिक। तो पहली बात है, इनका जो क्रिटिसिज्म था वो प्रिस्क्रिप्टिव टाइप का था, ठीक है, नियो क्लासिस्ट की तरह। तो जैसे जो नियो क्लासिस्ट हैं, जैसा क्रिटिसिज्म वो देते थे प्रिस्क्रिप्टिव वाला, वैसा ही इन्होंने दिया था। पर हाँ, ये अथॉरिटी के फेवर में नहीं थे, जबकि जो नियो क्लासिकल क्रिटिक थे वो अथॉरिटी के फेवर में होते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि नियो क्लासिस्ट क्या है, और फिर आपको समझाती हूँ प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, ताकि आपको ये समझ आए जो हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नियो क्लासिस्ट क्या होता है। देखो, नियो होता है न्यू, नए, क्लासिस्ट हो गया क्लासिज्म फॉलो करने वाले, ठीक है। न्यू क्लासिस्ट नए जो क्लासिज्म को फॉलो कर रहे हैं। क्लासिज्म दोस्तों हमारा पुराना तरीका है लिटरेचर लिखने का,
जो जैसे पुराना स्टाइल था, जो बड़े बड़े ग्रेट वर्क हुए हैं, कैंटरबरी टेल, ये वो, और जो महान राइटर हुए हैं होरेस एंड ऑल। तो क्लासिज्म वो वर्क है जो पुराना वर्क है, क्लासिस्ट जो पुराने वर्क को फॉलो करे, और नियो क्लासिस्ट जो एट दिस मोमेंट अभी नए ज़माने के हैं पर स्टिल उसी क्लासिज्म को, उसी पुराने लिटरेचर के स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। ठीक है। और दोस्तों ये तो होता ही है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको मानो सदियों पहले भी फॉलो किया हो पर आज भी लोग उसे फॉलो करते हैं। सो नियो क्लासिस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है। नियो यानी कि न्यू, नए, क्लासिस्ट यानी कि क्लासिज्म, पुराने लिटरेचर को फॉलो करने वाले। सो नियो क्लासिस्ट आपके ऐसे पर्सन हैं जो पुराने लिटरेचर को फॉलो करते हैं, पुराने लिटरेचर के स्टाइल को फॉलो करते हैं। अब उसके बाद दूसरी टर्म यहाँ पे क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है। देखो क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म हो गया जब आप किसी के बारे में ओपिनियन दे रहे हो, सही गलत जो भी है। क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि आप बुरा ही बोल रहे हो किसी को, ऐसा नहीं होता है। क्रिटिसिज्म इज अ जेन्युइन ओपिनियन, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट इज जस्ट योर जेन्युइन ओपिनियन। किसी के बारे में जेन्युइनली आप जो सोचते हैं वो क्रिटिसिज्म है। ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव होता है प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब देखो ऐसे समझते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सो डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब करके देता है ना, कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये दवाई खानी है ना। यानी कि वो हमें बताता है कि ये करो और ये ना करो। उस प्रकार का जो क्रिटिसिज्म होता है कि ये करो ये ना करो, वो होता है प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। अगर इसकी जगह डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है जो पूरा डिस्क्राइब करे, पूरा डिटेल में बताए, तो वो वैसा क्रिटिसिज्म होता है कि कोई भी चीज़ आपके सामने आई है और बस आप उसको डिटेल में बता रहे हो कि इसमें ये है वो है एंड ऑल। जबकि प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म होता है कि आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आप वो बता रहे हो। तो सैमुअल जॉनसन प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म को यूज़ करते थे, वो बताते थे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो हमें बताते थे कि अच्छा ये लिटरेचर है तो उसमें ये कमियां हैं, वी शुड अवॉइड इट, या ये चीज़ अच्छी है, वी शुड गो विद इट इन फर्दर, हम इसको आगे भी करते चलें। ओके। और यही चीज़ नियो क्लासिस्ट भी करते थे, जो नए लोग जो क्लासिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया नियो क्लासिस्ट क्या है, नए लोग जो पुराने लिटरेचर को फॉलो कर रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म क्या है, कैसा क्रिटिसिज्म जिसमें हम प्रिस्क्राइब करें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बताते हुए आगे चलें। तो इस प्रकार का उनका क्रिटिसिज्म था, जो नियो क्लासिस्ट भी यही करते थे, तो उसके साथ मैच करता था। पर हाँ एक बात थी, नियो क्लासिस्ट लोग जो हैं वो अथॉरिटी की भी बात करते थे कि अच्छा हमें इस चीज़ को मेन अथॉरिटी देनी है, ये इस चीज़ को हमने मेन प्रायोरिटी देनी है, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो उसके भी पक्ष में सैमुअल जॉनसन नहीं था। माना नियो क्लासिस्ट की तरह उसने प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म दिया, माना उनकी तरह ही उसने बताया कि ये करना है ये नहीं करना है, अच्छे से समझाया। पर नियो क्लासिस्ट वालों की एक बात थी, वो ऑथराइज की बात करते थे कि अच्छा ये ऐसे तो ये ऐसे ही होना चाहिए। तो उस पर भी सैमुअल जॉनसन एग्री नहीं कर रहा था। मतलब देखा जाए बहुत ही अच्छे वे से वो आगे बढ़े। नियो क्लासिस्ट लोगों की जो अच्छी चीज़ थी प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म देना, वो उन्होंने फॉलो किया। पर जहाँ पे उन्हें उनकी चीज़ खटकी कि वो आइडल कर दे रहे थे कि यही ऑथराइज, ऐसा ही कैरेक्टराइजेशन हो, ऐसा ही हो, उनको नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने हिम्मत भी रखी ना बोलने की। ठीक है। तो एक जगह वो फेवर में है, नियो क्लासिस्ट की तरह प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, और एक जगह वो उनको उनके अनफेवर में है, जब जैसे नियो क्लासिस्ट अथॉरिटी की बात करते हैं उस चीज़ को वो नहीं भी मान रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, ये एक एक शब्द, इस पूरी लाइन को समझाने में मैंने इतना समय लिया, ये एक सेंटेंस नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरी टर्म्स कॉन्सेप्ट है, तो वो आई होप आपको समझ आ गया पूरा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, गुड लिटरेचर स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। कि बहुत गहरी बात उन्होंने कही थी जॉनसन ने, कि जो भी गुड लिटरेचर होता है, जो भी एक अच्छा साहित्य होता है, वो बेसिकली अपने समय का टेस्ट होता है। ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। तो जो आपके आसपास हो रहा है उसी से ही आप प्रभावित होंगे, आपके मन पे प्रभाव पड़ेगा, वैसा ही आप लिखोगे। यानी कि देखा जाए जो समय चल रहा है उससे डायरेक्ट उस समय पे लिखे जाने वाला लिटरेचर प्रभावित हो रहा है।
अगर समय अच्छा है तो अच्छा लिटरेचर आएगा, अच्छे वे से आएगा। अगर समय अच्छा नहीं है तो अच्छा लिटरेचर नहीं आएगा। तो वही बात है, गुड लिटरेचर स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टाइम। जो एक अच्छा लिटरेचर होता है, एक अच्छा साहित्य होता है, वो टाइम को टेस्ट करता है, वो टाइम का टेस्ट बताता है। अगर किसी समय पे किसी भी राइटर ने अच्छा लिटरेचर लिखा, बड़ी अच्छी कैरेक्टराइजेशन, बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन लिखी, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने का, बड़ा इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है, तो जस्ट थिंक कि जिस राइटर ने उसे लिखा है उसके राइटर के दिमाग में कितना क्लियर विजन होगा, कितनी क्रिएटिविटी होगी, कितना इमेजिन वो कर पा रहा होगा, कितना अच्छे वो कंडीशन में होगा कि उसने आपको इतना अच्छा काम दिया, है ना। क्योंकि जब यहाँ क्लैरिटी होती है ना बेटा, तब भी आप अच्छा वर्क लिख पाते हो। और क्लैरिटी आती है जिस समय पे आप मौजूद हो उसकी वजह से। इफ़ योर टाइम इज़ गुड तो आप डेफिनेटली अच्छा वर्क लिखोगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पीनेस वाली स्टोरी ही, इट कैन बी सैड स्टोरी, पर हाँ इस लेवल पे आपको कोई चीज़ छुई है कि आप पर अपने पूरे होशो हवास में भी हो, आप अपने पूरे एक्टिव जोन में भी हो, कि आप अपना बेस्ट दे पा रहे हो, ठीक है। तो गुड लिटरेचर जो है टाइम को टेस्ट करता है, टाइम की स्टैंडर्डाइज बताता है। अगर अच्छा लिटरेचर आया है तो ऑब्वियसली वो अच्छे समय को, एक क्लियर विजन ऑफ थॉट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों उसने क्या कहा, देखिए, द हिस्टोरिकल एस्टिमेट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द रियल एस्टिमेट ऑफ एन ऑथर। तो उसने कहा कि जब कभी आप किसी ऑथर का रियल एस्टिमेट करना चाहते हो, आप किसी ऑथर की जो रियलिटी में उसका कैपेबिलिटी पता लगाने चाहते हो, तो उसके हिस्टोरिकल एस्टिमेट का पता लगाओ। यानी कि आपके सामने जो भी ऑथर है, आप उसके रियल पोटेंशियल का पता लगाना चाहते हो, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता लगाओ, तो आपको उसके रियल उसका पता लग जाएगा। जैसे इसमें मैं कहना चाहूँगी, मान लो कोई राइटर है, जनरली बेटा अगर राइटर को एक अच्छा माहौल मिला है, ज़रूरी नहीं है वो माहौल सिर्फ स्कूल जाके होता है, बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल नहीं भी जाते फिर भी उनका एक माहौल बहुत अच्छा होता है। तो किस प्रकार से राइटर का हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार से उसकी परिस्थितियाँ रही हैं सोशल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, अगर आपको वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड राइटर का पता है ना, तो आप ऑथर का रियल पोटेंशियल पता लगा सकते हो, ठीक है। और अगेन वही स्टेटमेंट है यहाँ पे सेम, जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। तो जो भी राइटर का बैकग्राउंड रहा होगा सोशल, फैमिली वाइज एंड ऑल, वो ही उसके वर्क को लेकर आएगा आगे। तो यही चीज़ है, अगर आपको हिस्टोरिकल एस्टिमेट या ऐतिहासिक बैकग्राउंड पता है राइटर का, तो काफ़ी हद तक आप ऑथर का रियल एस्टिमेट, आप ऑथर का रियल पोटेंशियल बता सकते हो, ठीक है। देखो बेन जो सैमुअल जॉनसन है, कितनी गहरी बातें कर रहे हैं ना, मतलब काफ़ी गहरी बातें ये कर रहे हैं, मतलब राइटर को लेकर एंड ऑल। ये हर एक पॉइंट एक गागर में सागर वाला है, फिलॉसफी नहीं है, बहुत डीप है। आइए, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया है, इसके वर्क और ये स्टेटमेंट। आइए सैमुअल जॉनसन को आगे देखते हैं। तो अब वही बात कर दी ना सैमुअल जॉनसन ने, जो बाकी सभी राइटर कर रहे थे, पोइट्री पे, ड्रामा पे एंड ऑल। पर सैमुअल जॉनसन के केस में एक बात हुई, हमने डायरेक्ट नहीं इनकी पोइट्री या ड्रामा पे इनका क्रिटिसिज्म देखा, इनकी फिलॉसफी देखी। पहले बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ राइटर, इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें दी। तो आइए अब हम बारी बारी से ये पोइट्री पे क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री पे क्या कहते हैं और ड्रामा पे क्या कहते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। पर अभी मैं इनको पढ़ाने में कोई बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी तक मैं ऑलरेडी इतनी क्रिटिक आपको करा चुकी हूँ, और ऑलरेडी ये सारी टर्म्स ना मैं आपको अच्छे से करा चुकी हूँ, मुझे पता है आपको समझ है, पर समझाऊंगी अच्छे से, प्रॉमिस है, पर अब बहुत लंबा लंबा इसको नहीं लूँगी। तो पोइट्री में उसने सबसे पहला क्या कहा, पोइट्री का जो अंत है वो है टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग, यानी कि पोइट्री का क्या काम है, पोइट्री का अंत काम यही है कि वो हमको इंस्ट्रक्ट भी करे और प्लीज़ भी करे, यानी कि हमको कुछ इंस्ट्रक्ट मैसेज भी दे और हमें खुशी भी दे। उसके बाद पोइट्री इज़ एन इमिटेशन दैट सेटिस्फाई टू रिक्वायरमेंट ऑफ वर्सिमिलिट्यूड एंड मोरालिटी। तो पोइट्री बेसिकली एक इमिटेशन है, ये हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं, वर्सिमिलिट्यूड और मोरालिटी। तो मोरालिटी तो आपको सबको पता है, कुछ मॉरल लेवल पे सीखने को मिले। वर्सिमिलिट्यूड क्या है, ये नई टर्म आई है, तो इसको मैं आपको घर के लिए देख रही हूँ, आपने गूगल करना है, ठीक है।
और ध्यान रखें मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं जनरली वो हैं जो हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं, तो नो डाउट मैं आपको समझा दूंगी, याद करा दूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, पर आपने जो रीडिंग में बोलती हूँ ना बार बार गूगल से करो या ये शब्द देखो, ये आपने जरूर करने हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बाइलिंगुअल नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश भाषा में आएगा। तो अगर आपने सिर्फ हिंदी में समझ रखा है चीज़ों को तो पेपर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीडिंग में ना मेन फोकस आपने करना है। तो पोएट्री को लेकर पहला क्या कहा कि हमें इंस्ट्रक्ट करे और प्लीज़ खुशी दे। दूसरा ये एक प्रकार की इमिटेशन है जिससे दो चीज़ें होती हैं, वर्सिमिलिट्यूड एंड मोरालिटी। इमिटेशन यानी कि बाहर की चीज़ों को उठाकर नकल करके लेकर आएगा और हमें मॉरल लेवल पे कुछ सिखाएगा। वर्सिमिलिट्यूड क्या है ये आपने देखना है। ये सेम चीज़ें घुमा फिरा के पीछे क्रिटिक ने भी कही है। उसके बाद पोइट्री पे तो हो गया, अब आइए देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को लेकर क्या कहा है। तो जो लैंग्वेज की पोइट्री मतलब पोइट्री जब लिखनी है उसकी भाषा कैसी हो, तो सबसे पहले कहा वांटेड रेगुलर मीटर, कि हमेशा रेगुलर यानी कि फिक्स मीटर का यूज़ करो। अगर आप फिक्स मीटर यूज़ करोगे तो आपकी रिदम बनी रहती है। ओके, उसके बाद उसने कहा यूज़ ऑफ स्माइली, स्माइली का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, वो उसके फेवर में था। तो स्माइलीज क्या होते हैं, जैसे हम एज अ सिंबल जो यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल मैं कहूँ तुम खूबसूरत हो, या मैं दूसरा कहूँ तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने एज अ एग्जाम्पल एज अ सिंबल यूज़ किया वो होता है स्माइली। तो ये इसके फेवर में था कि वी शुड यूज़ स्माइली, वी शुड यूज़ सिंबल, ताकि हमारा वर्क निकल के आए। और साथ में इसने हीरोइक कपलेट पैराग्राफ को ज़्यादा रेफरेंस दिया था ओवर अदर स्टैंजा। तो ये कहता था कि ठीक है, अब आपको पता है बेटा पोइट्री में पहरे तो होते हैं 2 लाइनों के 4 लाइनों के, तो इसने कहा हीरोइक कपलेट वाले पहरे यूज़ करो। हीरोइक कपलेट की खास बात क्या होती है, कपलेट जैसे कपल में 2 लोग होते हैं तो इस कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, और क्योंकि ये हीरोइक कपलेट है तो उसमें जो मीटर है वो फिक्स होता है, डेट इज आइएम्बिक पेंटामीटर। इसमें जो मीटर यूज़ करते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। हीरोइक कपलेट, कपलेट यानी कि 2 लाइनें, हीरोइक यानी कि इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर यूज होने वाली 2 लाइनें। तो ये कहता था बाकी बहुत सारे आपके पास स्टैंजा फॉर्म है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, पर आप ये 2 लाइन वाला आइएम्बिक पेंटामीटर वाला यूज करो। उसके बाद उसने क्या कहा था, कंसीडर्ड रिदम एज असेंशियल टू इंग्लिश वर्ड्स। इसने कहा था जब कभी इंग्लिश वर्ड्स की बात हो रही है, वर्ड्स यानी कि पोइट्री, तो रिदम बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप लिटरली चाहते हो आप कविता लिखो, आप वर्ड्स लिखो, आप पोएम लिखो इंग्लिश में, तो रिदम को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। तो पोइट्री की लैंग्वेज को क्या कहा, एक तो मीटर रखना है रेगुलर, मीटर रेगुलर रहेगा तो रिदम आपकी बराबर बनी रहेगी। दूसरा स्माइलीज यानी कि एग्जाम्पल यानी कि सिंबल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो ताकि आपका वर्क सुंदर लगे। तीसरा हीरोइक कपलेट वाले पहरे ज़्यादा यूज़ करने हैं, वो उसको प्रेफर करो बाकी पैरों की अपेक्षा। हीरोइक कपलेट जिसमें 2 लाइन्स होंगी और आइएम्बिक पेंटामीटर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश कविता में राइम होना, रिदम होना ज़रूरी है। और यह हमने कुछ नॉर्मल भी देखा होगा बेटा, जब कभी कहीं रिदम होती है ना तो ही हम उसको पोएम मानते हैं। अगर रिदम ना हो तो हम जैसे लोग नॉर्मल इसमें भी उसको पोएम नहीं मानते, क्योंकि पोएम के बाद इट्स जस्ट अ फ्लो ऑफ इमोशन, इट कैन राइम, इट कांट राइम। जो पोएम होती है ना वो फ्लो ऑफ इमोशन है, वो उसमें राइम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर हमारी टेंडेंसी है राइम हो तभी हम उसको सही मानते हैं। उसके बाद दोस्तों इसने हमें जो नॉलेज दिया वो है ड्रामा के बारे में। तो ऊपर इसने पोइट्री और लैंग्वेज ऑफ पोइट्री बताया। तो ड्रामा के बारे में उसने क्या कहा कि ह्यूमन सेंटिमेंट प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में। तो ये उसने कहा कि जब कभी आप कोई ड्रामा लिख रहे हो ध्यान रखो कि आप जो भी वहाँ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसमें आपके ह्यूमन सेंटिमेंट हो, यानी कि हमारे इमोशंस होने चाहिए वहाँ पे, तभी कुछ हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होगा ना, वैसी लैंग्वेज वैसे डायलॉग वहाँ यूज़ होंगे तभी तो बैठेंगे उस ड्रामा को देखने हम, नहीं तो हम क्यों उसको देखेंगे अगर वो हमारे दिल से जुड़ाव महसूस ना करे। दूसरा उसने कहा ओनली यूनिटी ऑफ एक्शन को यूज़ करो, ठीक है। तो इसने कहा था सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन यूज़ करो, बाकी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो याद कर लो, पीछे बहुत सारे क्रिटिक हैं, कईयों ने कहा तीनों को फॉलो कहा करो, किसी ने कहा किसी को ना करो, किसी ने कहा एक को करो। तो जॉनसन ने कहा सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो करो, डेट्स इट, ठीक है। और आगे ही डिसमिस्ड द थ्योरी ऑफ स्टेज इल्यूजन एज अनट्रू। इसने कहा जो हम ये थ्योरी ऑफ स्टेज इल्यूजन एज अनट्रू, इसने कहा जो हम बात करते हैं कि स्टेज पे कोई इल्यूजन हो गया है हमको, मतलब स्टेज पे जो हम
इल्यूजन कुछ धोखा करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि हम कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो थोड़ा मिस कर देंगे, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर देंगे, तो वो थ्योरी नहीं है, इसको इसने नहीं माना, है ना। जैसे कई बार मूवी में नहीं होता, कोई सस्पेंस हम क्रिएट करते हैं ताकि ऑडियंस ज़्यादा जुड़ के आए, कुछ इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ड्रामा भी मूवी की ही टाइप है, थिएटर है, सामने सामने आपके परफॉर्म हो रहा है। तो इसने कहा जो स्टेज इल्यूजन की थ्योरी है वो अनट्रू है। जो हम कहते हैं कि स्टेज इल्यूजन जो होता है, जो हम स्टेज पे ही कुछ कोशिश करेंगे कि चीज़ें इस प्रकार से हो जाएं कि कुछ सस्पेंस हो जाए, कोई चीज़ हटा दी या समथिंग, तो वो अनट्रू है, वो सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ही वॉज इन फेवर ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, ये पहला पर्सन मिला जिसने ट्रेजिक कॉमेडी, अगर दोनों मौजूद है, उसको फेवर किया था, क्योंकि इसके पीछे जो भी हैं सभी ने कहा था ट्रेजिक कॉमेडी इकट्ठे नहीं रखनी है, ट्रेजिक कॉमेडी को अलग अलग रखो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज एपिक को इसने सुपीरियर माना है, ठीक है। तो इसने एपिक जो है इसको सुपीरियर माना है। ये पॉइंट दोस्तों पीछे भी आया था, एपिक को एक और भी था जिसने सुपीरियर माना था। कमेंट बॉक्स में बताइए और मैंने किसके बारे में बताया था जिसने एपिक को सुपीरियर माना था, ठीक है। तो ड्रामा को लेकर 5 पॉइंट दिए। पहला कि ड्रामा में आपने जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषा, जो भी डायलॉग यूज़ करने हैं उसमें ह्यूमन सेंटिमेंट होनी चाहिए, हमारे इमोशन से संबंधित होना चाहिए, तभी हम उससे जुड़ेंगे और उसको देखेंगे। दूसरा, जो हमारी 3 यूनिटी हैं, टप्पा, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, उसमें से सिर्फ इसने एक्शन की यूनिटी को फॉलो करने की बात की। ये तीनों यूनिटी बहुत अच्छे से मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। तीसरा, इसने कहा जो हम स्टेज इल्यूजन करने की कोशिश करते हैं वो थ्योरी अच्छी नहीं है, वैसा जो हम सोचते हैं कि कुछ सस्पेंस क्रिएट करके हम कुछ बड़ा अच्छा महान करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। चौथा, ये ट्रेजिक कॉमेडी के फेवर में था, ये कहता था कि अगर विद इन वन वर्क ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों अवेलेबल हैं तो इट्स गुड, वो उसके फेवर में था कि ये वर्क रॉक करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसने एपिक को सुपीरियर माना। एपिक क्या है? लॉन्ग नरेटिव हीरोइक पोएम, जैसे रामायण है, लॉन्ग है, संस्कृत में लिखे गए श्लोका है, पोएम है, उसमें राम भगवान का हीरोइज्म दिया गया है। बाइबल है, उसमें जीसस क्रिस्ट का हीरोइज्म दिया गया है। महाभारत है, उसमें श्री कृष्ण का हीरोइज्म दिया गया है। सो लॉन्ग नरेटिव पोएम, तो एपिक को उसने ड्रामा से बेस्ट माना। सो दोस्तों, ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और उनका क्रिटिसिज्म। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? अगर सेशन अच्छा लगा, ये दिल से पढ़ाया, आपके दिल तक गया है, तो सेशन को जरूर थम्स अप दें। देखिए कितना अच्छा कंटेंट है, चाहे कलरफुल कंटेंट है, फ़ोटो शोटो लगाना, इस प्रकार से पढ़ाना कि आपके दिल तक जाए। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए करना चाहते हैं और कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको चाहिए, तो आज ही इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई डाउनलोड करिए। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे मात्र दोस्तों 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर एनटीए का कोर्स अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, यानी कि आप ओनली पर मंथ 200 पे कर रहे हो। ये एक कंप्लीट कोर्स है, इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप में से कोई वाकई सीरियस कैंडिडेट है जिसकी सीरियसली पढ़ाई को लेकर कोई डाउट है, तो वो जरूर संपर्क करें, हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी। और हाँ, बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर एंड ऑल, तो वहाँ भी हमें जरूर फॉलो करें। इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मिलेंगे एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ। टेक केयर।